तो जैसा कि स्टेट काउंसलिंग का रिजल्ट आउट हो चुका है और सभी को कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को कि आपने इतनी मेहनत करी और फाइनली आप एक मेडिकल कॉलेज में अब एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि एडमिशन प्रोसीजर में क्या क्या होता है। मतलब बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों को, जैसे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होता है या नहीं, या फीस किस तरीके से सबमिट करते हैं, और नोडल सेंटर्स कौन से होते हैं, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उन सभी को मैंने स्क्रीन पर दिखाई दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आपके पास उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, और उस कॉलेज अलॉटमेंट लेटर को आप उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वो जो ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर होगा आप उसकी 4 से 5 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। अब जो अलॉटमेंट लेटर होता है उसके नीचे की तरफ नोडल सेंटर लिखा होता है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपका नोडल सेंटर है। मतलब आपको वहाँ पर जाकर पर्टिकुलर ड्यूरेशन में रिपोर्ट करना होगा, आपको वहाँ पहुँचना होगा, और सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट जो भी अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए थे उन सभी को जाकर वहाँ पर वेरीफाई करवाना होगा और एडमिशन लेना होगा। तो आपको जो भी डेट मिले आप ट्राई करें कि मिड का टाइम आप सेलेक्ट करें उसमें जाने का। मतलब कि अगर मान लीजिए 4 दिन का टाइम है तो पहले दिन ना जाएं, ठीक है, दूसरे तीसरे दिन आप जा सकते हैं। और जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसा होता है कि काउंसलिंग 10:30 के बाद स्टार्ट हो जाती है, 10 साढ़े 10 बजे तक स्टार्ट हो जाती है और लगभग शाम 5 बजे तक चलती है। लेकिन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाते हैं क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस है, उसमें थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है, तो इधर उधर थोड़ा चलता है। लेकिन अगर आप जल्दी फ्री होना चाहते हैं काउंसलिंग से, मतलब एडमिशन प्रोसेस से, तो आप थोड़ा जल्दी चले जाइएगा ताकि आपका सब काम पहले पहले हो जाए और जल्दी आप फ्री हो जाएँ। जब आप पर्टिकुलर कॉलेज में पहुंचेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे गार्ड पहले से बैठे होते हैं आपको बताने के लिए कि एडमिशन प्रोसेस कहाँ चल रहा है। जैसे जब मैं यहाँ पर रामानुज लोहिया इंस्टीट्यूट आया था तो मुझे पता चला था कि एकेडमिक ब्लॉक एक है यहाँ पर बिल्डिंग, जो जहाँ पर मेरी पढ़ाई इस टाइम पर होती है। तो उस वही एकेडमिक ब्लॉक में वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर था। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो गार्ड ने मुझे बता दिया था और मैं फर्स्ट फ्लोर पर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अपना चला गया था। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताए थे उसे पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगाने के लिए वहाँ पर एक लिस्ट भी लगी होती है। अगर कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं यहाँ पर बोर्ड होता है तो वहाँ पर बोर्ड पे भी लिख देते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर मतलब कि पर्टिकुलर आपको सीक्वेंस में उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताए थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स के आपके पास एक तो ओरिजिनल सेट पूरा होना चाहिए और साथ में उसकी कम से कम 3 से 4 फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि वो कितनी फोटोकॉपीज़ एक्स्ट्रा आपसे सबमिट करवाता है। जैसे मैंने 2 एक्स्ट्रा फोटोकॉपी सबमिट करी थी और एक ओरिजिनल सेट की पूरी एक ओरिजिनल पूरा सेट सबमिट किया था। तो इस तरीके से मैंने 3 सेट दिए थे, जिसमें से एक ओरिजिनल पूरा सेट था और 2 फोटोकॉपी वाले सेट थे। तो लेकिन मैं कहूँगा कि आप एक्स्ट्रा फोटोकॉपीज़ करवाइए, क्योंकि जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट कर देते हो तो जब तक आप पूरा एमबीबीएस कंप्लीट नहीं कर लेते आपको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वापस नहीं दिए जाते। इसलिए आप पहले से ही उनकी फोटोकॉपी करा के रख सकते हो। और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं मैं ये भी बोलूँगा कि आप उनको एक बार स्कैन कर लीजिएगा, ताकि अगर इन केस आपको कहीं पर किसी भी काम के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप उसको वहाँ से फिर से प्रिंट आउट निकलवा लो जो कि ओरिजिनल फॉर्म में होगा और आप उसको वहाँ जमा कर दो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब आप नोडल सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो कई कॉलेज में ऐसा होता है कि टोकन सिस्टम चलता है कि मतलब उनको पर्टिकुलर टोकन अलॉट कर दिया जाता है कि इनके बाद आपका नंबर है, आप जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा था कि मतलब एक लाइन लगा दी गई थी कि एक एक करके जो भी बच्चे आए थे एडमिशन करवाने के लिए वो एक एक करके जा रहे थे। और जब उनका जैसे मान लीजिए मेरा नंबर आया तो जब मैं अंदर गया था तो वहाँ पर कुछ लोग थे, कॉलेज के अथॉरिटीज थी, मतलब 3-4 लोग वहाँ बैठे हुए थे जो कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर रहे थे। उन्होंने मेरा ओरिजिनल सेट लिया, 2 फोटोकॉपीज एक्स्ट्रा सबमिट हुई, हर एक फोटोकॉपी में मेरे लगभग साइन करे गए थे। और उससे रिलेटेड मतलब काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, मेरी फोटोज़ थी, उन सभी को वहाँ पर जो भी एडमिशन प्रोसेस में रिक्वायर्ड थे वो सारे काम हो चुके। उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिशन फॉर्म दिया था जिसको मुझे वहाँ पर फिल करना था। मतलब वो आरएमएल का एडमिशन फॉर्म था कि मेरा एडमिशन यहाँ पर होने जा रहा है, तो उसको मैंने पर्टिकुलरली वहाँ पर फिल कर लिया था। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बाद में जाकर वहाँ पता चली थी कि कुछ एफिडेविट्स की रिक्वायरमेंट भी हमें है। ऐसा हर कॉलेज में होता है कि एफिडेविट ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पास के कॉलेज के आसपास कोई ना कोई कैफ़े रहते हैं जहाँ पर एफिडेविट आराम से बन जाते हैं। या अगर आप चाहते हैं तो आप पहले से भी उस पर्टिकुलर कॉलेज जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, उसकी जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उन सारे एफिडेविट को, प्रिंट आउट निकलवा के आप पहले से रेडी करके भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप वहीं पर जाकर करिएगा, क्योंकि वहाँ के जो कैफ़े मतलब जो कॉलेज के सराउंडिंग में जो कैफ़ेज होते हैं वो काफ़ी टाइम से यही काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया था, जो भी एफिडेविट थे वो मैंने वहाँ कैफ़े में जाके निकलवा लिए थे। और उसके बाद फिर उन एफिडेविट्स को सारे अच्छे से अपना जो भी मेरी पर्सनल डिटेल्स थी उनको फिल कर लिया था। उसी में बॉन्ड का एफिडेविट भी था कि आपको एमबीबीएस के बाद 2 साल का बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा, तो वो एफिडेविट भी मैंने
दिया था और सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके मैंने फिर से उनको सबमिट कर दिए थे। उसके बाद जो एडमिशन फॉर्म था उसको भी मैंने फिल करके वहाँ सबमिट कर दिया था। फिर एक स्लिप उन्होंने हमको दी थी जिस पे मेरी सारी मेडिकल चेकअप्स होने थे, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो उसको भी मैंने पहले फिल किया, उसके बाद हम लोग चले गए थे मेडिकल चेकअप कराने। और मेडिकल चेकअप बाकी कॉलेजेस में इतना बड़ा नहीं होता, एएफएमसी में थोड़ा हाई लेवल पे चला जाता है मेडिकल चेकअप और उससे आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा ये भी डिसाइड हो जाता है। लेकिन बाकी कॉलेजेस में ऐसा सीन नहीं है। मेरे कॉलेज में ऐसा हुआ था कि बस मतलब बहुत सुपरफिशियली इन्फॉर्मेशन ली गई थी, जैसे कि मेरा वाइटल चेक करे गए थे, जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स और आई साइट नॉर्मली चेक कर ली गई थी हमारी। और बाकी जो भी जीआईटी की इन्फॉर्मेशन होती है या इंटरनल ऑर्गन्स की या जो कुछ भी या प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो ओरली ऐसे पूछते थे, कहीं भी कुछ भी आपको एक्सपोज करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल के लिए आपको पर्टिकुलर बॉटल्स दे दी जाती हैं, आपको उसमें वो सब फिलअप करके कहीं पर्टिकुलर एरिया पे बता दिया जाता है कि आपको यहाँ पर रखना है, वहाँ पर जाकर रख सकते हैं। उसके बाद इन सभी की रिपोर्ट्स आपको थोड़ी देर के बाद मिल जाती हैं और उसको भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी रिपोर्ट जो आती हैं आप उनको सबमिट कर सकते हैं अगर वो उस टाइम पर रिक्वायर्ड हैं तो, वरना अगर आप बाद में करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। अब बारी आती है फीस सबमिट करने की। तो कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि डिमांड ड्राफ्ट चलता है, लेकिन मेरे कॉलेज में ऐसा नहीं था, तो इस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि कैसे बनता है वो डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी। हमारे कॉलेज में ऐसा था कि आप कैश के फॉर्म में भी फीस सबमिट कर सकते थे या ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते थे। तो ये मैंने कैश के फॉर्म में फीस को सबमिट कर दिया था और फीस की जो स्लिप थी उसको भी मैंने जाकर सबमिट कर दिया था, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास। तो इतना करने के बाद मेरा पूरा एडमिशन कंप्लीट हो चुका था। और एक चीज़ ये होती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अभी भी वो चाहते हैं अपग्रेड करना। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सीन होता है, लेकिन मेरे वहाँ जो था वो ऐसा था कि जो भी आपका एडमिशन फॉर्म था आप टीचर वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ होती हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि आप पीछे लिख दीजिए कि आई वांट टू अपग्रेड फॉर द नेक्स्ट काउंसलिंग। तो इसलिए अगर आप ये लिख देते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड में अपने आप चले जाएंगे, आप अपग्रेडेशन में फर्दर चले जाएंगे। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो जो भी फीस आपने यहाँ पर सबमिट करी थी, एकेडमिक फीस जो भी थी आपकी, वो आपको रिफंड कर दी जाएगी, वापस मिल जाएगी। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको वो सारी चीज़ें आपको वापस मिल जाएंगी। लेकिन इन केस अगर आपका अपग्रेड नहीं होता तो यही चीज़ कंटिन्यू रहेगी, आप उसी कॉलेज के स्टूडेंट बन जाएंगे। और मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपग्रेड करवाना चाहते हैं तो पहले से ही हॉस्टल की फीस मत सबमिट करिएगा, क्योंकि अगर एक बार वो सबमिट कर देते हैं तो हो सकता है शायद वो रिफंड ना भी हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर रूम आपको अलॉट कर दिया जाता है। तो इसलिए आप उसे अभी मत सबमिट करिएगा हॉस्टल की फ़ीस। अगर अपग्रेड करने के बाद आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो उसके बाद तो आपको यहीं इसी कॉलेज में रहना है, तो आप फिर आप उस हॉस्टल की फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। तो इतने पॉइंट्स थे जो मैंने आज कवर करे एडमिशन से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और पर्सनल गाइडेंस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो इतना ही कुछ था आज की इस वीडियो में। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।